दोस्तों, आपने अपने बड़ों से एक बात लाइफ में बहुत बार सुनी होगी कि अगर आप किसी के अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन्हें डिमोटिवेट ना करें या उनको गलत ना ठहराएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और चलते हैं आज के वीडियो में। मैं जब भी रील्स देखता हूं तो मैं ये देखता हूं कि हमारे देश के लोग, हमारे कंट्री के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं या जो ऐसे वीडियोस को अपलोड करते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं कि जो ये बता रहा होता है कि हमारे देश में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, हमारे करेंसी की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इस टाइप की एक बबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और यूजुअली मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं था ज़्यादा, लेकिन जब ऐसे वीडियोस नॉन स्टॉप आपके पास आते रहते हैं देन यू रियली वांट टू थिंक कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। इसी के बारे में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की खुद से ऑनलाइन कि 2014 से लेके एंड 2024 तक हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में कितनी ग्रोथ हुई है और 2004 से लेके 2014 तक कितनी ग्रोथ हुई है। तो आज मैं आपके सामने कोई आंकड़े नहीं रखने वाला हूँ, कोई नंबर्स नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखे मैं बहुत शॉक रह गया था। रेल नेटवर्क की बात हो या कितने नई रेलवेज चली हैं, कितने मॉडर्न रेलवेज चले हैं, ये आप सभी जानते हैं। वंदे भारत एंड सो ऑन, एंड कश्मीर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम, जो कि हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे देश के ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए बल्कि लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ऐसा एक महीना नहीं जाता है जब हम लोगों को ये नहीं सुनने को मिलता है कि आज एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है। हर थोड़े दिन में हम लोग देखते हैं कि एक नया हाईवे या एक्सप्रेसवे या एक सबसे बड़ा कंट्री का तारों वाला ब्रिज या द्वारका एक्सप्रेसवे या कुछ ना कुछ एक ऐसी नई रोड या एक ऐसी नई चीज़ का उद्घाटन हो रहा होता है। तो इतना कुछ होने के बाद भी कंट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स जितने बड़े हमारे कंट्री में 2014 से लेके 2024 के बीच में, यू विल बी शॉक्ड। मैं चाहता हूँ आप लोग खुद एक बार गूगल करें, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ आंकड़े लिख दिए आप उनको देखोगे भी नहीं। मैं चाहता हूँ आप खुद से गूगल करें एंड चेक करें कि आप शॉक्ड रह जाएंगे। इट्स नॉट 2 गुना 3 गुना, इट्स 17-18 गुना नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़े हमारे कंट्री में। इसरो, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, इसरो, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन सिस्टम, आईटी ग्रोथ, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें मैंने इतनी स्पीड से ग्रोथ ना देखी हो। हमारा एक अकेला ऐसा देश है जिसमें इतना कम इन्फ्लेशन रेट है। हमारा देश 10वें 11वें नंबर से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन लोगों को अभी भी डाउट होता है कि हमने कोई डेवलपमेंट की है कि नहीं। तो इस एक ऐसी वीडियो में देख रहा था एंड आई फेल्ट रियली सैड कि लोग ऐसा बोलते हैं। चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। फिर दुबई एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे एहसास हुआ कि आज की तारीख में मोदी सरकार के कार्यकाल में 10 साल पूरे होने पर रुपया कितना कमजोर हो गया है। ये दिरहम है, 100 दिरहम का नोट है और ये 100 दिरहम का नोट मनमोहन सिंह जी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार होती 2014 में तक, तो तब ये 100 दिरहम का नोट ऑलमोस्ट 1300 रुपये का था एक्सचेंज, और आज की डेट के अंदर ये 100 दिरहम का जो नोट है ये 2300 रुपये का है। और तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये दुबई एयरपोर्ट पे गए हैं और इन्होंने करेंसी एक्सचेंज कराई और उन्होंने 100 दिरहम लिए एक्सचेंज से, और उन्हें ये चीज़ जान के बड़ा दुख हुआ कि एक दिरहम 23 रुपये का हो गया। और जबकि कांग्रेस की सरकार थी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उस टाइम पे 1 रुपये 13 के बराबर था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको ऐसे रखते हैं कि अगर 1 रुपये 1 दिरहम वापस से 13 रुपये हो जाए तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, चलिए जानते हैं। तो पहले तो जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, जितनी भी हम चीज़ें वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ सालों में हमारे कंट्री में, और जिसका एक रीज़न ये है कि दूसरे कंट्री के लोगों को हमारे देश की चीज़ें सस्ती दिखाई देती हैं। क्यों? इस करेंसी डिफरेंस की वजह से। अगर ये करेंसी डिफरेंस कम हो जाए, यानी 2008 जैसा हो जाए जहाँ पे 1 दिरहम इज इक्वल टू 13 रुपये था, तो ये जितने भी लोग हमारे देश से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी हमारे देश से जितने भी चीज़ें बाहर जा रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, अब दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। वो जो बिज़नेस है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं, जैसे आईटी सेक्टर, जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, सारे एमएनसीज़, गूगल, ये वो जितने भी हज़ारों कंपनीज़ हैं, अपने सारे हेड ऑफिसेज़ या तो यहाँ से बंद कर देंगे या कम कर देंगे, क्योंकि जो उनकी कॉस्ट है, जो ये करेंसी डिफरेंस है, अगर ये ख़त्म हो जाएगा
तो वो rather than paying to our country or establishing their companies in our country, they will do the same thing in their country. They will not come here and set up their own companies. टेस्ला कभी नहीं आएगा हमारे कंट्री में फैक्ट्री लगाने के लिए, आईफोन कभी नहीं आएगा हमारी कंट्री में फैक्ट्री लगाने के लिए, और ऐसी हज़ारों कंपनीज कभी नहीं आएंगी। और जो कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं वो किसी ऐसे कंट्री में जाएंगी जहाँ पे उनको उनकी करेंसी की बेटर वैल्यू मिलेगी। तो हमेशा हर चीज़ ख़राब के लिए नहीं होती है, अच्छे के लिए भी होती है। और ये करेंसी का डिफरेंस इसलिए आया, अगर आपको याद हो तो 5-6 साल पहले एक डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो लोगों ने ना अपने घर, अपने गोडाउन्स, अपने तबेले भरे हुए थे नोटों से, काले धन से, काली मनी से। तो वो नोट्स जब कैंसिल हो गए तो उनका वो पूरा पैसा डिमोनेटाइज हो गया। तो एक इतना बड़ा अमाउंट अगर हमारी इकोनॉमी से हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली करेंसी थोड़ी सी वीक होगी, और उस वीक करेंसी का फ़ायदा हम लोग आज तक उठा रहे हैं। तो मैं कभी नहीं चाहता कि हमारी कंट्री की करेंसी 1 दिरहम इज इक्वल टू 10 पे आ जाए, 9 पे आ जाए, 5 पे आ जाए, जिसका हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिलेगा। इतने लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो बात तो ऐसे करते हैं लोग जैसे कितने बड़े स्कॉलर हैं, कितना दिमाग है इन लोगों के पास, लेकिन पूरी तरह से सोचते नहीं कि अगर सच में ऐसा हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। चलिए जानते हैं कि हमारे देश में 2004 से लेके 14 और 2014 से लेके 24 तक लोगों की जितनी इनकम बढ़ी है, जितना, उसका एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं आज ही न्यूज़ देख रहा था और उसमें मैंने ये देखा। Where did Indian households spend their money? And it has 5 major takeaways. Number 1, rural India is now consuming a lot more. In 2011, the average monthly rural consumption was around 1400 rupees. Now it is more than 3700 rupees. Takeaway number 2, Indians are spending less on food. Food made up almost 53% of rural spending. Takeaway number 3, what is India eating? The share of milk is 18%, fruits is 8%, animal protein is 11%. Now takeaway number 4, more discretionary spending. Indians are spending more on durable goods. In urban India, it has risen from 3.6% to 7%. But takeaway number 5 is a downer. Yes, things are improving, but inequality persists. The poorest 5% in rural India spend just 46 rupees per day. In urban India, the poorest 5% are spending 67 rupees per day. Bridging this gap will be a big challenge. अगर आपने 10 साल पहले कोई प्लॉट खरीदा होता देश के अंदर तो उसकी कीमत शायद 20% बढ़ी होगी, लेकिन अगर आपने दिरहम ले लिए होते तो शायद उसकी कीमत दुगनी हो जाती। तो यह है विकास, और इसके ऊपर ज़्यादा लोगों को जागरूक तो करना चाहिए ताकि हम भी मजबूत हो सके, हमारा देश भी मजबूत हो सके। दुबई एयरपोर्ट। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी होती आज से 20 साल पहले तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने कहाँ खरीदी है और कहाँ नहीं खरीदी है इसका एक बहुत बड़ा ये क्राइटेरिया होता है कि कितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन थोड़े ही दिन पहले मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि गुड़गांव में कुछ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 3 दिन में सोल्ड आउट हुई है, सिर्फ 3 दिन में। अगर आपने 10 साल पहले प्लॉट गुड़गांव में खरीदा होता ना, तो आज आप इतने अमीर होते कि मतलब आप समझ सकते हैं आप कितने अमीर होते। आपके पीछे बिल्डर्स लगे होते कि आप अपना प्लॉट हमें दे दो, हमें वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो खैर ऐसे लोगों की बातें ज़्यादा नहीं सुननी चाहिए। मतलब ये हमारे देश के लोग होके हमारे ही देश को गलत ठहरा रहे हैं। इनको पता है कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कंट्री में, बहुत डेवलपमेंट हुई है सभी सेक्टर्स में। लाइक कोई भी एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, इसरो हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेवी हो, हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ हो, हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, इम्पोर्ट्स कम हुए हैं। वी आर द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। मतलब मैं ये न्यूज़ पढ़ के मैं शॉक रह गया था। मतलब ऑयल हम कब से एक्सपोर्ट करने लगे, हम तो इम्पोर्ट करते थे। तो मैंने वही देखा कि हम क्रूड ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ है। मतलब आप कितनी एक ह्यूमन माइंड इतनी सारी इम्प्रूवमेंट्स, इतनी सारी न्यूज़ को लोड नहीं करके रख सकता है। इतना कुछ पिछले 10 साल में हमारी कंट्री ने ग्रोथ देखी है। एनीवेज इन्हीं के जैसे लोग अभी कमेंट करके बहुत सारी नेगेटिविटीज़ शेयर कर रहे होंगे। तो इनके अलावा भी अगर कुछ लोग हैं और अपनी राय देना चाहते हैं, अपने कमेंट्स देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। यूजुअली मैं ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ। मेरे वीडियोस बहुत ही व्लॉग स्टाइल, फैमिली फ्रेंडली, ये वो सब होते हैं। तो थोड़ा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थोड़ा मेरा गुस्सा भी था इसमें पर्सनल। मुझे दुख हुआ कि मतलब
जब एक्चुअली हमारा कंट्री इतनी ग्रोथ देख रहा है तो उस पर भी लोग कुछ ना कुछ लाछन लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उस पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव रास्ते से देख रहे हैं। तो वेरी सैड टू नो। आई होप जो पॉजिटिव लोग हैं, जो एक्चुअली सच को सच और झूठ को झूठ बोलते हैं, वो लोग ज़्यादा है हमारे देश में। बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट डाउन बिलो आपको आपकी क्या राय है, और आप मेरी ही इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं, या अगर मैंने कोई गलत चीज़ बोली है आपको लगती है, तो लेट मी नो ऑल्सो इन द कमेंट्स बिलो, एंड लेट मी नो कि अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं, क्या मुझे ऐसे वीडियोस और बनाने चाहिए। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।